मॉर्निंग आपको कक्षा 10 में अब की बार आपके एनसीईआरटी का कोर्स शुरू हुआ है और सामाजिक विज्ञान में आपकी 4 पुस्तक है। इन 4 पुस्तकों में एक है आपकी राजनीति विज्ञान की और इसका नाम है आपके लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति में आपके 8 लेसन दिए गए हैं और इनमें सबसे पहला जो लेसन है आपके सत्ता की भागीदारी का है। सत्ता की भागीदारी अर्थात शासन में भागीदारी, शासन में साझेदारी। जब किसी देश में सरकार द्वारा या शासन द्वारा अपने देश के सभी वर्गों को, सभी समुदायों को सत्ता में भागीदार बना दिया जाता है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। जब कोई देश शासन में अपने देश के सभी वर्गों को, अपने सभी समूह को अगर शासन में भागीदार बनता है, शासन में सम्मिलित कर लेता है तो उसे में सत्ता की भागीदारी कहते हैं। विभिन्न देशों में सत्ता की भागीदारी के विभिन्न तरीके हैं। कुछ देश सत्ता में भागीदारी के लिए शासन को 3 अंगों में विभाजित कर लेते हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कहीं कहीं आपके शासन के स्तर बना दिए जाते हैं, जैसे संघीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, और इस प्रकार नागरिकों के लिए रहता है सत्ता में भागीदारी दी जाती है। तो सत्ता में भागीदारी से क्या लाभ है, क्या हानियां हैं? कोई भी देश या कोई भी देश की सरकार अपने यहाँ के नागरिकों को सत्ता में भागीदार क्यों बनाती है? तो इसके लिए अपने इस देश में 2 उदाहरण दिए गए हैं, बेल्जियम और श्रीलंका का। यहाँ सत्ता में साझेदारी देकर के बेल्जियम ने जो है इस प्रकार समझदारी निभाई और अपने शासन को किस प्रकार सुव्यवस्थित बनाया, और श्रीलंका ने अपने यहाँ पर विभिन्न वर्गों को सत्ता में साझेदारी नहीं दी, उससे क्या उसे हानियां हुई या उसे किस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा, ये बातें हम सत्ता की साझेदारी से यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला आता है कि सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। आप अगर भारत में हरियाणा को देखें तो क्षेत्रफल में यह हरियाणा से भी छोटा है, क्षेत्रफल में हरियाणा से भी छोटा है। और इसके पड़ोसी राज्य देखें तो ये देखो आपकी बेल्जियम पहले तो यूरोप महाद्वीप में उत्तर पश्चिम में आता है, उत्तर पश्चिम आता है, इसका मतलब 2 समुद्र आ गए। इसके इधर आपके पूर्व दिशा में जर्मनी आता है, नीचे की ओर आपके फ्रांस, नीदरलैंड और लैक्समबर्ग आते हैं। ये 4 देशों से घिरा हुआ है। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लैक्समबर्ग। ये देशों के बीच में एक छोटा सा देश है आपके बेल्जियम। इस बेल्जियम में जो आपके विभिन्न समुदाय रहते हैं, या आपके बेल्जियम में राज्य हैं, विभिन्न समुदाय हैं। तो समुदायों में देखें आपके इसका जो ऊपरी भाग है, ये उत्तरी हिस्सा, ये हिस्सा है, यहाँ पर फ्लेमिश समुदाय रहता है। कौन सा समुदाय रहता है? फ्लेमिश समुदाय रहता है और ये डच भाषा बोलता है, डच भाषा बोलता है। तो इस प्रकार इसे डच भाषी समुदाय की जनसंख्या यहाँ पर 59% है। जनसंख्या ये मामला कुल जनसंख्या का हिस्सा है, कुल जनसंख्या का 59% भाग आपके फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। दूसरी ओर देखें तो आपके दूसरा भाग दक्षिण की ओर वो आपके वेलोनिया है और वेलोनिया में फ्रेंच भाषी लोग हैं और ये कुल जनसंख्या का आपके 40% है। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 40% है यहाँ पर। इधर का जो आपके जर्मनी की ओर जो सीमा लगती है तो जर्मन क्षेत्र में आपके 1% जनसंख्या है, जो 1% जनसंख्या जो आपके क्या बोलती है? जनसंख्या आपके
1% है। तो कौन सी भाषा होती है? जर्मन भाषा होती है। जर्मन भाषा को इस प्रकार कर देखा जाए तो बेल्जियम में 3 भाषाई समूह है। एक आपके डच भाषाई, दूसरा आपके फ्रेंच भाषी और तीसरा आपके जर्मन भाषी। लेकिन इनमें जो प्रमुख समुदाय है, बहुसंख्यक है, वो आपके डच भाषी है। यहाँ ये इसकी राजधानी आपके ब्रुसेल्स की बात देखें तो ब्रुसेल्स में आपके कुल जनसंख्या जो राजधानी की है, राजधानी की कुल जनसंख्या में आपके जो डच भाषी है वो अल्पसंख्यक है और एक फ्रेंच भाषी है, ये 80% है। फ्रेंच भाषी यहाँ पर जो आपके 80% है और केवल 20% डच भाषी है। ये 20% है। कहाँ पर? राजधानी ब्रुसेल्स में। ये जो आपके आंकड़ा है तो पूरे जो आपके बेल्जियम है उसमें देखा जाए तो बहुसंख्यक जनसंख्या कौन सी है? डच भाषी है। केवल राजधानी में देखें तो यहाँ पर बहुसंख्यक जनसंख्या है फ्रेंच भाषी है। अब देखो होगा क्या है, अगर तुलना करें दोनों जो आपके समुदायों की, प्रमुख रूप से डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों की तुलना करें तो यहाँ पर फ्रेंच भाषी समुदाय ज्यादा जो है ताकतवर है आर्थिक आधार पर, शक्ति के साथ राजनीतिक आधार पर और आर्थिक आधार पर, दोनों ही आधारों पर फ्रेंच भाषी समुदाय है जो कि अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक होते हुए भी ये जो आपके आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर है, शक्तिशाली है। इसलिए शासन का प्रमुख जो कार्य था फ्रेंच भाषी लोगों द्वारा ही किया जा रहा था, जबकि डच भाषी जो लोग थे वो राजनीतिक आधार पर पिछड़े हुए थे, आर्थिक आधार पर भी पिछड़े हुए थे। तो इस भाषा को लेकर के जैसे जैसे डच भाषी लोग थे उनमें जागरूकता आई, शिक्षा का ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे उनमें जो आपके अपनी स्थिति को सुधारने की आवश्यकता महसूस हुई लोगों को और इनमें जो आपके फ्रेंच भाषी लोगों के प्रति वैमनस्य उत्पन्न हुआ और इस आधार पर 1950 से लेकर के 1960 के दशक तक 10 वर्षों का समय हो गया। 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच भाषी और डच भाषी जो लोग हैं उनके बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव किस बात को लेकर के हुआ? तनाव जो आपके डच भाषी लोग तो राजनीतिक और आर्थिक आधार पर शक्तिशाली बनाना चाहते थे अपने आप को और राजनीतिक शक्तियां प्राप्त करना चाहते थे, और जो फ्रेंच भाषी थे वो डच भाषी लोगों को जो है राजनीतिक अधिकार और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। राजनीतिक अधिकार जो आपके फ्रेंच भाषी लोग अपने पास रखना चाहते थे। तो इस प्रकार ये फ्रेंच भाषी समूह राजनीतिक अधिकार अपने पास रखना चाहता है, डच भाषी लोग अधिकार प्राप्त करना चाहता है, फ्रेंच समुदाय आर्थिक आधार पर समृद्ध है, अपनी समृद्धि को बनाए रखना चाहता है, डच भाषी लोग भी ये चाहते हैं कि उनकी भी आर्थिक समृद्धि हो। तो ऐसी स्थिति में ये समृद्धि देना नहीं चाहता, ये समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ये अधिकार देना नहीं चाहता, ये अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होना आवश्यकता, तो तनाव उत्पन्न हो गया। इस स्थिति को जब तनाव उत्पन्न हो गया तो इस स्थिति का परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर जो बेल्जियम की सरकार थी उसने समझदारी का काम लिया और समझदारी के आधार पर उसने सरकार ने साझेदारी का रास्ता अपनाया। साझेदारी का रास्ता क्या था कि जो डच भाषी लोग हैं उनको भी सरकार ने क्या कर दिया गया? साझेदार बना दिया गया। प्रांत के क्षेत्र थे वहां पर भी जो है दोनों को बराबर जो आपकी साझेदारी दी गई, तो राजधानी में भी दोनों को बराबर साझेदारी दी गई और दोनों ही भाषाई समूह के लिए बराबर जो सीटें हैं, राजनीतिक अधिकार है वो प्रदान कर दिए गए। हालांकि राजधानी में फ्रेंच भाषी समूह के लोग ज्यादा है और डच भाषी संख्या अल्पसंख्यक है, लेकिन जो भारी क्षेत्र है जैसे आपके पेरिस है, वेलोनिया है, तो इन क्षेत्रों में आपके सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? डच भाषी लोगों की है। तो डच भाषी लोगों ने जो आपके इन क्षेत्रों में, प्रांत के क्षेत्रों की सरकारों में जो आपके फ्रेंच भाषी लोगों को बराबर अधिकार दे दिए, तो राजधानी में भी जो आपके फ्रेंच भाषी लोगों ने क्या किया? डच भाषी लोगों को समान अधिकार दिए, बराबर अधिकार दिए और इस प्रकार जो टकराव था उस टकराव को क्या कर लिया गया? समाप्त कर लिया गया। तो इस स्थिति के आधार पर क्या कर लिया गया? सरकार ने
साझेदारी बना करके और जो बेल्जियम है उसने समझदारी का काम किया और समझदारी अपना करके दोनों को समुदाय के उनमें सामंजस्य बिठा करके और फिर जो आपकी क्या कर लिया गया, अपना विकास है, आर्थिक राजनीतिक विकास जो है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। दूसरी ओर देखिए अपन श्रीलंका की ओर, तो श्रीलंका भी जो आपके देखो अपने भारत के दक्षिण में है और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो आबादी है, आबादी में आपके 76% लोग सिंहली भाषा बोलने वाले हैं, वहां के मूल निवासी है और सिंहली भाषा बोलते हैं। इसके अलावा जो आपके वहां पर दूसरी जो आबादी है श्रीलंका में वो तमिल समुदाय की है। श्रीलंका आपके भारत के दक्षिण में है, आपके पूर्व में, और इसमें आपके बहुसंख्यक जो आपके 74% आपके ये सिंहली है। श्रीलंका के मूल निवासी को सिंहली कहा जाता है, सिंहली है, और बाकी जो आपके इनमें 18% तमिल है। जो भारतीय मूल के निवासी है, भारतीय निवासी को अंग्रेजी शासनकाल में ले जाए गए या फिर व्यापार व्यवसाय के लिए स्वयं चले गए। अंग्रेजी शासनकाल में भी भारत के जो लोग थे तमिल क्षेत्र के, उन लोगों को वहां पर ले जाया गया। अनेक आपके कार्य थे, बागानों में कार्य करवाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए उनको ले जाया गया, वहां बसा दिया गया, वहां पर वो रहने लगे और आज वो भारतीय मूल निवासी है। लेकिन समस्या यह है कि श्रीलंका की जो सरकार थी उसने इन मूल जो निवासी जो तमिल है उनको कोई अधिकार नहीं दिए। अपना जब संविधान बनाया गया, संविधान बनाने के बाद में जब आपके इनको अधिकार दिए गए, लेकिन बाद में सेना ने क्या किया, धीरे धीरे अपने संविधान में संशोधन करके, परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को जो आपके राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया और सिंहली भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिया। इस आधार पर तमिलों के ये भावना जागृत हुई कि श्रीलंकाई सरकार बौद्ध धर्म और सिंहली भाषा के आधार पर तमिल समुदाय की संस्कृति और धर्म को नष्ट करना चाहती है और उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं देना चाहती है। इस बात को लेकर के तमिलों में जो आपके सिंहलियों के प्रति या श्रीलंका के मूल निवासियों के प्रति जो आपके कटुता उत्पन्न होने लगी। सन 1948 की बात करें तो सन 1948 में कब हुआ था श्रीलंका स्वतंत्र? 1948 में ये स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था और सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या क्योंकि 74% है और 74% संख्या के आधार पर उन्होंने क्या कर लिया, संविधान में जो व्यवस्थाएं करी वो सारी जो आपके सिंहलियों के प्रति की। आगे चल करके 1956 की बात करें, 1956 में जो है यहाँ के संविधान में भी बताया था मैंने, संविधान में संशोधन करके और जो आपके तमिलों को दरकिनार कर दिया गया और सिंहली भाषा और बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म और राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। इससे मैंने भी बताया था आपको कि जो तमिल लोग थे उनके मन में सिंहली भाषा लोगों के प्रति जो आपके कटुता का भाव उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो आपके तमिल लोग हैं वो भी क्या चाहते हैं, यहाँ पर राजनीतिक अधिकार चाहते हैं। तमिलों ने देखा कि श्रीलंकाई सरकार उनके धर्म को, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को समाप्त करना चाहती है। लेकिन बेल्जियम के विरुद्ध श्रीलंका की सरकार ने तमिलों को सत्ता में साझेदारी नहीं दी, उनके साथ भेदभाव होता रहा और इन सब का परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका में तनाव हुआ और गृह युद्ध की स्थिति बन गई। इसकी स्थिति बन गई गृह युद्ध की। जब किसी देश में उसी देश के विभिन्न जो सामाजिक समुदाय है या सामाजिक वर्ग है उन वर्गों के बीच में आपसी टकराव उत्पन्न हो जाता है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या जनता और सरकार के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं, तो देखो आपके श्रीलंका ने तमिलों ने क्या किया, आपके श्रीलंका से अधिकार प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो आपके राजनीतिक संगठन बनाए और शिक्षा है, रोजगार है, उसकी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने सरकार से मांग करना प्रारंभ कर दिया।
इसके साथ साथ उन्होंने जो अपने आजादी के लिए जो आपके अनेक जो क्रांतिकारी संगठन है वो संगठन भी बनाए, जिनमें प्रमुख रूप से तमिल ईलम प्रमुख रूप से आता है, जिसे लिखे कहते हैं। ये भी जो आपके श्रीलंकाई जो तमिल है वो तमिलों का ही एक रूप था, जिसने लंबे समय तक श्रीलंका के जो सरकार है, श्रीलंका की सरकार से तमिलों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आगे का जो हम अगले अध्याय में देखेंगे। इसके जो आपके दो प्रश्न बनते हैं आपके, एक तो है आपके बेल्जियम की जात के गुलाम, वो समझाइए, और दूसरा श्रीलंका की, एक तो बेल्जियम की जात के नाम, दूसरा आपके श्रीलंका की जात के नाम। कोई स्पष्ट कीजिए। ये दो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं इसमें से, और इसको आपको पढ़ना है